हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 4 मार्च 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सो सबसे पहली न्यूज़ है, एडिटोरियल पेज से ही शुरू करते हैं या फिर ब्रीफली एक बार मैं आपको न्यूज़ का एक बार आइडिया दे देती हूँ कि क्या क्या आज न्यूज़ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी नहीं आए हुए हैं कुछ कुछ। तो यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट कोवैक्सीन जो है इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस कोरोना वैक्सीन है, जिसने एफिकेसी शो की है 81%। ठीक है, 81%। एंड इंडिया टू कॉमोमोरेट छाबार डे। ठीक है, तो आज छाबार डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, साइडलाइंस ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। तो मैरीटाइम इंडिया समिट के बारे में भी आपने देखा होगा कि इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इवेंट है ना, वर्चुअल इवेंट ये हो रहा है कोविड-19 की वजह से। ये जो साइट है www.maritimeIndiasummit.in, तो यहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवे ज्वाइंटली विद FICCI एंड इंडस्ट्रियल पार्टनर एंड EY एज अ नॉलेज पार्टनर। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा ये ज्वाइंटली इंडियन जो मैरीटाइम समिट है 2021 ये ऑर्गेनाइज की जा रही है। 2 मार्च से 4 मार्च तक ये चलेगी। ठीक है, सेकेंड एडिशन है ये। कितना एडिशन है? सेकेंड एडिशन है ऑफ मैरीटाइम। एंड कौन है हमारे जो अभी मिनिस्टर हैं पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज के? मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो 20,000 डेलीगेट्स और भी पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे, एंड 24 पार्टनर्स कंट्री होंगी और 400 जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो सारे शोकेस होंगे यहाँ पे 2 मार्च से। आज 4 मार्च इज लास्ट डे। और इसका जो होगा ये एक तरीके से आगे आने वाले टाइम में मैरीटाइम सेक्टर के लिए मतलब किस तरीके के क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए, तो वो रोड मैप एक सेटअप होगा उसका। एंड it will provide a hybrid platform which will have a physical and virtual presence of prominent shipping and transport ministries and dignitaries from across the world। ठीक है, और ये जो है इसमें सारे एक्सक्लूसिव CEO भी होंगे फोरम के, एंड वेरियस थीमेटिक एंड ब्रेकआउट सेशंस भी होंगे यहाँ पे। एंड ये बजट 2021-22 के अनाउंसमेंट में भी कहा गया था कि यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने की बात की गई है, और जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज़ बिल 2020, तो इसको भी मतलब ये न्यू रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी ये लाएगा। ठीक है, और छाबार डे जो है, छाबार डे के बारे में मैंने बताया कि जो मिनिस्टर हैं, कौन कौन से मिनिस्टर इसमें कहाँ कहाँ के होंगे? अफ़गानिस्तान, अर्मेनिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ये सब इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे टुडे ऑन द मार्जिन्स ऑफ द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। ठीक है, और इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट थी न्यूज़, जैसे कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस है, तो ये केवड़िया में शुरू हो रही है गुजरात में। और कोविड-19 का जो रिकवरी रेट है कंट्री में टचेज़ 97.6%। एंड वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू पार्टिसिपेट करेंगे इंटरेक्टिव सेशन IIT तिरुपति में। और जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री, वो बांग्लादेश के विजिट पे जाएंगे। जो रेलवे नेटवर्क है, तो हम ऐसा हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका ऐसा कहना है कि रेलवे नेटवर्क्स 2023 तक फुली इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, देन वाइल्ड लाइफ की बात की गई है। वाइस प्रेसिडेंट अर्जेस एवरीवन टू पुट इन डेडिकेटेड एफर्ट्स टू सेव एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 मार्च। ठीक है, कल मनाया गया था। और इसके थीम भी हम देखेंगे अभी। और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल एंड साइंस, तो ये आप मुझे बताना कि ये कब मनाया जाता है, और इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, वुमेंस डे कब मनाया जाएगा। ठीक है, कब मनाया जाता है, उसकी थीम्स भी आप बता सकते हो। देन एटलीस्ट 38 प्रोटेस्टर किल्ड बाय सिक्योरिटी फोर्स। म्यांमार का इशू है, ओनली चाइना कैन सीरियसली चैलेंज स्टेबल एंड ओपन इंटरनेशनल सिस्टम। और दूसरी अगर हम बात करें कि यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड थी, तो मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन AIBA चैम्पियनशिप का। ठीक है, AIBA चैम्पियनशिप। अब AIBA क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैम्पियंस एंड वेटरन्स कमेटी का इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। और दिस इज़ अ लेटर टू द 2012 ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम वॉज इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ AIBA। ठीक है, तो लास्ट दिसंबर में ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कमेटी, जिसमें मोस्ट रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड बॉक्सिंग वेटरन्स एंड चैम्पियंस हैं, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट अचीव किया है, एंड हु आर रेडी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड शी विल गिव हर बेस्ट एट द पोजीशन। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हो गई। तो यही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। एक बार मैं वाइल्ड लाइफ जो डे है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ।
तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो था 2013 में उनगा ने प्रोक्लेम किया था 3 मार्च को, द डे ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स में 1973 में। तो यूएन ने वर्ल्ड वाइल्ड डे जो था सेलिब्रेट किया टू रेज अवेयरनेस जो वर्ल्ड के वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन में डेजिग्नेटेड किया गया साइट सेक्रेटरीट भी कि ये इसको एक फैसिलिटेटर होगा ग्लोबल ऑब्जर्वेंस का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का। और इस साल की जो थीम्स है वो क्या है, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट, ठीक है। और साइट्स के बारे में तो पता होगा कि कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीस ऑफ वाइल्ड फोना एंड फॉरेस्ट को बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी ट्रीटी है, 183 पार्टीज स्टेट है इसमें, और 1973 में ये फॉर्म हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेड इन ओवर 35,000 वाइल्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये केवल स्पीसीज के प्रोटेक्शन की ही बात नहीं करता, ये प्रमोट करता है उनके कंट्रोल्ड ट्रेड, क्योंकि जो ट्रेड भी हो रहा है वो कंट्रोल्ड मैनर में हो, एंड दैट इज़ नॉट डिट्रीमेंटल टू द सस्टेनेबल ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, ठीक है। तो किस तरीके से क्या काम करता है ये भी मतलब इसको कैटेगराइज जैसे किया गया है अपेंडिसेस में 1 एंड 3 से लेके। एंड ये जो है रेड लिस्ट ऑफ IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, तो ये भी इसने एक स्टेटस निकाला था जो फर्स्ट क्रिएट की गई थी 1964 में, ठीक है। जैसे अपेंडिक्स जो 1 में होते हैं, ठीक है, वो हाईली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। 2 में जो होता है अलाउज ट्रेड अंडर वेरी स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे मतलब पहले ही परमिट लेनी पड़ेगी जो भी एक्सपोर्ट कर रही हैं कंट्रीज़, है ना, बट नॉट द इम्पोर्टिंग कंट्रीज़। अपेंडिक्स 3 में जैसे जो होता है केवल थर्ड स्पीसीज रिक्वायर ओनली अ सर्टिफिकेट टू ऑफ ओरिजिन टू बी ट्रेडेड। फिर ये सारी चीज़ें, फिर नेशनल साइट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये सर्टिफिकेट और परमिट जो है इशू करती हैं। देन लीगली बाइंडिंग ये होता है ऑन स्टेट पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन। और अभी एक रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि कराकिल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में हमने कंसीडर किया था, मतलब हमने नहीं, मतलब वाइल्ड लाइफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, है ना। तो कराकिल को ये मीडियम साइज वाइट कैट है, वाइल्ड कैट, एंड फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। अगर इसके तो इसके अलावा हमारी 22 ऐसी स्पीसीज़ हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। और अगर ये बोला जाए कि अफ्रीका में ये बहुत डिक्लाइन कर रही हैं और एशिया में बढ़ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। एशिया में, एशियन जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे इनकी जो संख्या है वो बिल्कुल डिक्लाइन कर रही है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये फ्लोरिश हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है स्पीस, मतलब अच्छी खासी हैं। एंड यहाँ पे है, देखो ये है ना, अफ्रीका, इट नंबर्स इन एशिया आर डिक्लाइनिंग। द वाइल्ड कैट हैज़ लॉन्ग लेग, शॉर्ट फेस, तो ये सारे फीचर्स आप एक बार देख सकते हो। अबुल फैजल का जो अकबरनामा था उसमें भी हंटिंग ऑफ द एनिमल में अकबर के रिजीम में ये इसके डिस्क्रिप्शन और इलिस्ट्रेशंस मिलते हैं कारिकल के, कैन बी फाउंड इन मिडेवल टेक्स्ट सच एज अनारे, सुहेली एंड तूतिनामा, खमसाए निज़ामी एंड शाहनामे, ठीक है। तो ये है वाइल्ड कैट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, न्यूज़ में था। इसके अलावा फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स, तो बहुत डेप्थ में इतना अभी जाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, अभी इतना इट इज़ मोर देन इनफ। ये खुजली घर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, नागालैंड में एक ट्रेडिशन फॉर्म है ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे उस केस टाइप का एक है, तो मतलब जैसे कि इसीलिए कि ट्रेडिशनल फॉर्म है। अब जैसे गाँव में भी अगर होता था तो एक जो बिच्छू घास होती थी, तो टीचर्स उसका यूज़ करते थे बच्चों पे, है ना, तो वो लगाते थे, तो 24 घंटे तक उससे मतलब झंझनाहट होती थी और खुजली ऐसे बिल्कुल। तो और एक ऐसी और भी घास होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जिससे मतलब यही सब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो विलेजेस हैं नागालैंड के, वो क्या कर रहे हैं, इस ट्रेडिशन को रिवाइव कर रहे हैं, पनिशमेंट टू रिड्यूस क्राइम, ताकि क्राइम कम हो, ठीक है। क्रैम ट्रायंगुलर केज है मेड फ्रॉम द लॉक्स ऑफ मसंग फंग, एंड मसंग फंग यही है, ठीक है। मसंग फंग इज़ अ लोकल ट्री दैट कॉजेज इरिटेशन, और सोशल ऑफेंडर्स जो है नागा कस्टमरी लॉ के ड्रेड दिस पनिशमेंट ड्यू टू ह्यूमिलेशन विद इन द कम्युनिटी। तो ये इची केजेस होते हैं, रेफर टू एज खुजली घर इन नागामीज। और तो वहाँ पे कोई भी मतलब क्राइम करने से पहले सोचेगा कि वो खुजली घर में रह सकता है या नहीं, ठीक। और बाकी के हम थोड़ा बाद में देखेंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे। ये मैरीटाइम इंडिया समिट की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, और ठीक है, मेन यही है कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क इज़ द पार्टनर कंट्री फॉर द 3 डे समिट, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और नेक्स्ट जो है, अब हम सीधा सीधा वही देख लेते हैं।
After the blackout, power breakdown in Mumbai last year exposes vulnerability points a new front. It should serve as a wake up call. तो wake up call किस लिए? क्योंकि अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बोला था कि पॉसिबिलिटी है, महाराष्ट्र की जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो वहाँ पे मतलब कुछ जो अननोन फॉरेन एंटिटीज़ हैं वो क्या कर रही है, मॉलवेयर को इंसर्ट कर रही हैं। और उन्होंने ये बोला था कि एक मैसिव पावर आउटेज हुई थी अक्टूबर 20 में लास्ट ईयर, and it seemed that long held fears and warning by sections of India's national security policy community had come true. तो उसके बाद भी मतलब हमने ये बोला कि ये कुछ टेक्निकल ग्लिच था और जो साइबर अटैक मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी यूएस की जो फर्म है उन्होंने अपनी स्टडी करके ये बताया है कि इंडिया की जो साइबर स्पेस है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडियन अथॉरिटीज़ को अलर्ट हो जाना चाहिए। वो कुछ ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाहर के एलिमेंट्स हैं। एंड जो एक तरीके से अभी क्या हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी लद्दाख में जो क्लैश देखने को मिल रहा था, तो उस बढ़ती हुई टेंशन के बीच में मतलब एक तरीके से ये चाइना की साइड से, बीजिंग की साइड से एक हमारे लिए वार्निंग भी हो सकती है कि अगर आप इस तरीके से स्टैंड ऑफ जारी रखेंगे हमारे साथ तो हम जो ये हॉस्टिलिटीज़ है इसको एक न्यू लेवल पे लेके जा सकते हैं, हम और ज़्यादा डैमेज आपकी कंट्री को इंटरनली स्ट्रक्चर उसका कर सकते हैं, है ना। तो डेली हैज़ डिनाइड अ चाइनीज़ लिंक, व्हाट हैपेंड इन मुंबई, उस टाइम पे हमने डिनाई कर दिया। बट द फैक्ट दैट अनआइडेंटिफाइड एंटिटीज मेड अटेम्प्ट्स टू हैक अ वाइटल आर्म्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, पॉसिबली मतलब ये जो हमारे फिनेंशियल कैपिटल है उसको पैरालाइज करना चाहते थे। और यही चीज़ यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ये एक तरीके से वेकअप कॉल है कि हम इतने अवेयरनेस होने के बाद भी एटलीस्ट अ डिकेड अब हम मतलब जो डिजिटल वॉरफेयर है उसके लिए हम रेडी नहीं है। बॉर्डर पे लड़ने के लिए हम तैयार हैं और जगह हम अपने को मतलब डिफेंड करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, हम ऐसा जताते भी हैं। लेकिन जब बात हो डिजिटल वॉरफेयर की तो हम बिल्कुल उसमें पीछे हैं, तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। नेशनल साइबर पावर इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी जो किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, बेलफर्ड सेंटर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, ठीक है। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही हो, है ना। तो लास्ट ईयर ये रैंक की गई थी इंडिया 21 आउट ऑफ 30 कंट्रीज़ इन साइबर स्पेस एबिलिटीज़। तो इंडिया की रैंक कितनी थी 30 कंट्रीज़ में से 21 थी। एंड जो कंपोजिट रैंकिंग वॉज डिराइव फ्रॉम एक्सपर्टाइज ऑन 7 पैरामीटर्स, मेनली 7 पैरामीटर्स पे ये जो रैंकिंग है ये डिफाइन की गई थी। वो कौन से हैं? डिफेंस, ऑफेंस, सर्विलेंसेस, कंट्रोल, इंटेलिजेंस, कमर्शियल नॉर्म्स। और चाइना इसमें नंबर 1 था, उसके बाद नेदरलैंड, देन फ्रांस, देन यूएस, देन कनाडा। तो इसमें कंक्लूड किया गया था कि 13 कंट्रीज़ में से इंडिया जो है ये बिल्कुल मतलब इनका कोई कैपेसिटी ही नहीं है साइबर स्पेस में, है ना, कि अपने पॉलिसी गोल हैं उसको अचीव कर पाए। एंड इंडिया दैट कंसीडर इटसेल्फ, हम नॉलेज इकोनॉमी अपने को बोलते हैं, लेकिन हम इस तरीके से डिफेंसलेस और हम जो एडिक्वेट कैपेसिटी है ना, उसके बिना तो हम नहीं रह सकते। तो हमारा ये जो महाराष्ट्र जो स्टेट गवर्नमेंट्स है तो इनकी एबिलिटी थी, इनएबिलिटी थी कि ये जो मालवेयर था उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए MESV सर्वर्स में टाइमली, और ये लैक ऑफ एक्सपर्टाइज भी शो करता है और हमारी जो कितने ज़्यादा हम वल्नरेबल हैं कंट्री, तो इसको शो करता है। तो अगर हम साइबर वॉर्स की बात करें तो ये बहुत सारे फ्रंट पे लड़े जा सकते हैं, है ना। अगर देखो किसी पे अगर ये सारी पावर आ जाती हैं कि वो एक तरीके से डिजिटल वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा कैपेबल है, तो वो हमारी कंट्री को क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रोलर पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से घुमा सकता है, टर्न कर सकता है। हाँ, बात करें हम अपने ट्रैफिक की, रोड ट्रैफिक सिस्टम, तो इसको पूरी तरीके से डिसरप्ट कर सकता है। आपने बहुत सारी मूवीज़ ऐसी देखी होंगी हॉलीवुड की जिसमें पूरा जो पूरा सिस्टम है वो एक एंटिटी के हाथ में पूरी तरीके से कंट्रोल्ड हो जाता है। और फिर पूरा ट्रैफिक और सब कुछ मतलब उनके अकॉर्डिंग, इवन एयर स्पेस भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आगे आने वाले टाइम में ऐसे हो सकती हैं। इवन जो हमारे जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, तो वहाँ पे भी साइबर अटैक के थ्रू हमें बहुत मेजर थ्रेट ये पहुँच सकती है। तो हमें अभी कोई भी मतलब चॉइस नहीं है बट टू कन्फ्रंट दिस थ्रेट, हमको इसको प्रायोरिटाइज करना होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना टेक्नोलॉजी इसमें इन्वेस्ट करें, नॉलेज लगाएं हम नॉलेज सिस्टम्स पे, तो हम डील करने की इसको कोशिश कर सकते हैं, इसको प्रायोरिटाइज करके, ठीक है। और
गवर्नमेंट ने एक ट्री सर्विस डिफेंस साइबर एजेंसी भी 2019 में सेटअप की थी, लेकिन ये मतलब अभी इफेक्टिव मतलब नहीं प्रूव हुई है। नेशनल सिक्योरिटी ओनली इट्स प्लेस इन अंडरस्टूड कोडिफाइड नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। अभी इसमें काम किए जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आर्टिकल है नेक्स्ट, पियर्सिंग द इम्प्यूनिटी। तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट अभी रिसेंटली एक तमिलनाडु में आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनके साथ हुआ था। तो ये एक फ्लैग्रेंट मिसकंडक्ट है, मस्ट नॉट गो अनपनिश। फ्लैग्रेंट का मतलब क्या होता है कि फ्लैग्रेंट मतलब बहुत शर्मनाक, मतलब बहुत शॉकिंग, किसी ने गंदी हरकत की है ना। तो ये है। और यहाँ पे कुछ और भी वर्ड थे, ठीक है, जैसे डिसुएड, ठीक है। तो इन वर्ड के मीनिंग मैं आपको अभी बता देती हूँ, ताकि बीच में जो फ्लो है वो बना रहे। जैसे डिसुएड मतलब होता है कि किसी को मना करना, रोकना। इम्प्यूनिटी मतलब ये होता है कि दंड से मुक्ति, ठीक है, या फिर पार्डन भी बोल दो, छूट दे दो किसी को, मतलब किसी को सज़ा ही नहीं मिल रही है ना। ब्रेजन मतलब होता है कि बेशरम है कोई, मतलब जिसको कोई भी एम्बैरेसमेंट नहीं है ना। ऑर्डील मतलब ये होता है कि बहुत ही गंदी सिचुएशन है ना। यहाँ ही ये सारे वर्ड हैं, जैसे ऑर्डील ये है, ठीक है। तो कि अनप्लीजेंट सिचुएशन में कोई है, कोई बहुत कठिन किसी का बहुत ही गंदा बैड एक्सपीरियंस किसी का हुआ है ना। तो अब यहाँ पे पहले इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बता देती हूँ कि क्या हुआ था। अभी जो तमिलनाडु में एक हाई रैंकिंग पोस्ट पे आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है, पोस्टेड। तो उनकी वो मतलब एक अपने जो सीनियर कलीग, वो भी डीजीपी थे, तो उनकी कार में थी ऑन हिज इन्विटेशन वाइल ऑन ड्यूटी। और उस टाइम पे ही जो स्पेशल डीजीपी था एलिजली हेल्ड एंड किस्ड हर हैंड्स एंड मेड हर सिंग, है ना, व्हेन इवन व्हेन शी ऑब्जेक्टेड टू हिज अटेम्प्ट्स टू डू सो। तो ये फोर्सफुली मतलब उसके डीजीपी ने उस टाइम पे किया। एंड शी वाज ऑन हर वे टू चेन्नई टू मीट द स्टेट होम सेक्रेटरी। तो उसी टाइम से वहाँ पे उसने क्या किया, जो आईपीएस ऑफिसर था कॉल्ड हर टू डिस्यूडेट हर फ्रॉम फाइलिंग अ कंप्लेंट। तो डीजीपी ने ये बोला, मतलब उसी टाइम से वो गाड़ी से निकल के अपनी दूसरी गाड़ी में गई और चेन्नई में कंप्लेंट फाइल करने जा रही थी। तो डीजीपी ने बोला कि नहीं नहीं, आपको कंप्लेंट फाइल नहीं करनी है। और उसके कहने मतलब एजेलेंट बेहस मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति के जो व्यक्ति है जिसने उसको हैरेस किया था आईपीएस लेडी को, तो उसके ऑर्डर पे क्या हुआ, बहुत सारे जो पुलिस का एक जत्था था उनकी कार रोकने के लिए भी आ गया। और दो पुलिस वाले जो एसपी रैंक के थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और बहुत सारे मतलब जो उनसे जूनियर लेवल पे भी थे आईपीएस लेडी से, तो उन्होंने भी क्या किया, कार की कीज़ को अपने जेब में रख के ले गए, है ना। और इस तरीके से मतलब फिर बोला आप ज़बरदस्ती डीजीपी का कॉल उठाओ, उनसे बात करो, क्योंकि वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ उस टाइम पे कि एनी हाउ शी वॉज एबल टू गो देयर इन द कंसर्न डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के पास, मतलब वहाँ पे गई वो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, मतलब चेन्नई में गई। और वहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, जो फाइल थी वो रजिस्टर की फाइनली। तो उस टाइम पे जो वहाँ के तमिलनाडु की बात करें, तो यहाँ पे देखो फैक्ट भी लिखा हुआ है कि अगर according to the high ranking police official of the very same state police forces which is stated to be investigating the case। पुलिस अगर पूरे क्रॉस इंडिया की बात करें, वो मैस्कुलिनाइज्ड इंस्टीट्यूशन बन चुकी हैं, मतलब मेल ही ज़्यादातर घूमते हुए दिखते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वुमेन की बातें बिल्कुल दब जाएंगी, है ना। लेकिन एक तमिलनाडु जो पुलिस है वहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन पर्सनल और वुमेन ऑफिसर्स हैं इन द कंट्री। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि अगर सीनियर ऑफिसर पे इस तरीके का असॉल्ट हुआ है, तो इट्स अ ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ कमिटमेंट टू मेकिंग द फोर्स अ सेफ स्पेस फॉर वुमेन। तो यहाँ पे जो जज थे वो यही बोल रहे थे कि इट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग कि जब एक इतनी हायर पोस्ट पे रहने वाली जो महिला आईपीएस रैंक की महिला है, उनके साथ इस तरीके की घटना हो रही है कि उनको ज़बरदस्ती उनको सेक्सुअली हैरेसमेंट भी उनका किया जा रहा है, साथ में कंप्लेंट भी नहीं लिखाने दी जा रही, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब पुलिस की गाड़ियाँ चारों तरफ से घेर रही हैं उनको, रास्ते में रोक रही हैं, है ना। तो एक ऑर्डिनरी वुमेन जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है उसके साथ क्या हुआ, या फिर अगर ये कोई कांस्टेबल होती या फिर कोई और लोअर रैंक की ऑफिसर होती या कुछ भी होती, तो वो उसकी भी बहुत बेकार मतलब हालत ये लोग करते हैं अपनी पावर की वजह से, है ना। तो यहाँ इवन मतलब जो प्रिया रमानी वर्सेस एमजे अकबर केस था, उससे भी ये नहीं कुछ सीखे हैं। एंड यही सब इस बात में बोली गई कि पुलिस फोर्स फिजिकली obstructed हर फ्रॉम फाइलिंग अ कंप्लेंट, ऑल्सो एक्सपोजेज व्हाट इज नॉट एक्नॉलेज इनफ, एंड दैट मोस्ट वर्क प्लेसेस आर स्ट्रक्चर्ड अराउंड मेल अथॉरिटी एंड डीपली इन्वेस्टेड इन मेंटेनिंग द स्टेटस को, ठीक है। और यही सब चीज़ें इसमें हैं।
तो नेक्स्ट जो यहाँ पे न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू फाइटिंग फॉर अ फुट होल्ड। तो ये नीति आयोग ने जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आइडेंटिफाई मतलब की थी माइग्रेंट लेबर्स पे, तो उन्होंने ये यहाँ पे ऑथर का ये कहना है रवि श्रीवास्तव का कि प्रॉब्लम्स तो आइडेंटिफाई कर ली हैं, लेकिन जो पॉलिसी डिस्टॉर्शन है उसको एड्रेस करना मतलब यहाँ पे भूल गए। मतलब पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन और किस तरीके से और क्या चीज़ें की जानी चाहिए थी वो सब नहीं किया। अब जैसे लॉकडाउन इंड्यूस्ड से हमें बहुत सारे माइग्रेंट्स के बारे में पता चला कि उनकी अवेयरनेस, उनका जो सफरिंग था मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स का, है ना, देयर मैग्नीट्यूड वल्नरेबिलिटी और क्या उनका रोल हो सकता है इकोनॉमी में, तो ये सारी चीज़ें हमें लॉकडाउन के बाद ही पता चली। और इसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक्टिवली मेजर्स लेना भी स्टार्ट किया। एंड अभी ये बहुत इंकरेजिंग है कि नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के रिक्वेस्ट पे एक अम्ब्रेला पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है लेबर माइग्रेंट्स के लिए क्या किया है, प्रपोज किया है, जो इवन उसमें इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को भी इंक्लूड किया है। तो दैट इज समथिंग दैट इज द ऑथर हैज़ बीन एडवोकेटिंग टू ओवर अ डेकेड, और हाईली अप्रोप्रिएट है नीति आयोग के लिए इसको अंडरटुक करना और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि यहाँ पे इंटर सेक्टोरल और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होता है। और आपको पता होगा कि सहकारी संघवाद कोऑपरेशन फेडरलिज्म का नीति आयोग बहुत ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल है ना। सो अब ये है कि पॉलिसी को देखना चाहिए मतलब हर तरीके से, ह्यूमन राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट और फॉरेन पॉलिसी के लेंस से। और ये और भी रिएटरेट करता है कि राइट बेस्ड और लेबर राइट पर्सपेक्टिव इसमें होना चाहिए। कोर इश्यूज ऑफ मतलब कि लेबर के जैसे जो उनकी गरिमा है ना, और उनके जो प्रिंसिपल हैं मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, तो उस पर अडहेर करना चाहिए। एंड जो उनके जो ILO के जो कमिटमेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के SDG 8 में, तो उसको भी फुलफिलमेंट इससे हो, तो इस तरीके से कंसीडर करना चाहिए। तो ये काफ़ी सारे जो सोर्सेज हैं ऑफ वल्नरेबिलिटी माइग्रेट, ये सारे चीज़ें ये आप पढ़ सकते हो क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो यहाँ पे मेन ये बोला गया है कि बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो छूट गए हैं, वहाँ पे क्रिटिकल डिस्कशन की ज़रूरत है, डिटेल्स की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड टेकन बाय द गवर्नमेंट इन क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क, है ना। तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो एक इंटाइटलमेंट्स होते हैं सोशल सेफ्टी के, तो वो भी वो उसको एक्सेस कर सकते हैं और सेफ़र और बेटर इन्वायरमेंट में वो काम कर सकते हैं। लेकिन जो ड्राफ्ट है वो यही सब चीज़ें रिकॉग्नाइज करने में और एड्रेसिंग मैनी क्रिटिकल इश्यूज वो करने में मतलब थोड़ा फेलियर उसका रहा है। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर रूरल लेबर था, तो उन्होंने भी 1991 में बोला था कि अनइक्वल डेवलपमेंट वाज द मेन कॉज ऑफ लेबर माइग्रेशन। ठीक है, तो उनको मतलब ये पहले ही इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज कर लिया गया था ड्राफ्ट में, 3 टिकट्स पहले मतलब स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि डिस्पैरिटीज़ हैं। और डिस्पैरिटीज़ जब होती हैं डेवलपमेंट में, तो उससे क्या होता है, असमानताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, है ना, इनइक्वलिटीज़ हैव ग्रोन। तो ये डीप करेक्टिव्स यहाँ पे थे। और यहाँ पे एक और चीज़ एक्नॉलेज नहीं कर पाए कि जो रूट कॉज है लूप साइडेड अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, उसके इंक्रीजिंगली द अर्बन स्ट्रैटेजी हैज़ केटर्ड टू नेशनल एंड ग्लोबल कैपिटल एंड अर्बन मिडिल क्लासेस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑथर के द्वारा की गई हैं। एंड दो अप्रोचेस की बात की गई है। एक तो बोला कि जो मतलब कैश ट्रांसफ़र, स्पेशल डिस्पेंशंस, और दूसरा ये है कि कैपेबिलिटी ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिमूव कंस्ट्रेंट ऑन दिस। तो ये सब इस अप्रोच के थ्रू भी मतलब ऐसे काम नहीं हो रहा है। और सोशल सिक्योरिटी को जैसे एक्नॉलेज किया गया है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल कन्वेंट्स में, और इंडिया सिग्नेटरी भी है इसकी, लेकिन अभी जो है इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू वर्कर्स। तो परहैप्स द बिगेस्ट फंडामेंटल वीकनेस जो है इस रिपोर्ट में, इट्स अप्रोच टुवर्ड्स लेबर राइट एंड लेबर पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी पे बात नहीं की गई है, और ग्रीवेंस एंड लीगल रिड्रेसल को मतलब ऊपर रखा गया है रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट से, है ना। तो जो कि बिल्कुल साइलेंट है। रिपोर्ट्स पुट्स इट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, एंड सरप्राइजिंगली द रिपोर्ट डज नॉट टेक स्टॉक ऑन द न्यू लेबर लॉज। तो न्यू लेबर लॉज के बारे में ये बात नहीं करता है। एंड प्रमोटिंग ईज़ ऑफ बिजनेस। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे जो अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लिखने हो मतलब कुछ भी, तो ये आर्टिकल से आप पॉइंट लिख सकते हैं। डिजिटल मजल, तो गवर्नमेंट के जो न्यू रूल है टू रेगुलेट डिजिटल फर्म्स विल सेवियरली इम्पैक्ट फ्री स्पीच एंड प्रिवेसी एंड श्रिंक द स्पेस फॉर डिसेंट। तो ऑलरेडी हम बहुत बार इस टाइप के आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ जैसे कुछ मेन यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं NGO के, और वो सब हम देख लेंगे, है ना। सो इन 7 years सिंस अ नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स हैव इमर्ज, तो इंडिया के जो ब्रॉडबैंड स्पीड
स्पीड है, मतलब जैसे 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा था कि वो एक सपना देख रहे हैं, इन्विजन उन्होंने किया है क्या, डिजिटल इंडिया का ड्रीम, वेर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नोज नो बैरियर्स, है ना, कि सबके पास इन्फॉर्मेशन हो, उसमें कोई बैरियर ना हो। लेकिन 7 साल बाद भी अगर हम बात करें तो इंडिया की जो ब्रॉडबैंड स्पीड है वो बिल्कुल स्लोएस्ट है इन द वर्ल्ड, और इंटरनेट पेनिट्रेशन इज़ बिलो 50%, है ना, और स्टार्क डिजिटल डिवाइड है, ये अभी हमारे कोविड-19 में भी देखने को मिला। एंड कंट्री हमें इन्वेस्ट करना होगा इस कनेक्टिविटी के लिए, एज वेल एज द वैल्यू क्रिएशन जो डिजिटल सर्विसेज के थ्रू मिलता है, ह्यूज इकोनॉमिक विंडफॉल देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ मोर कनेक्टेड पॉपुलेशन। अगर जितनी ज़्यादा कनेक्टेड पॉपुलेशन होगी इंटरनेट के थ्रू तो उतना एम्पावर्ड रहेंगे, और हमारा ग्रेटर हमें एक्सेस मिलेगा नॉलेज के लिए, स्किल्स के लिए, कॉमर्स के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, मेजर बूस्ट इसको हमारी कंट्री को मिलेगा, उसका स्टैंडर्ड और ज़्यादा अपग्रेड होगा। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, लेकिन बात इसकी नहीं है, बात है गवर्नमेंट के इंसिसेंट वेल्डिंग ऑफ इंटरनेट शटडाउन। जो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइमली इंटरनेट शटडाउन भी करती है, पावर कट करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है एंड डैमेज करती है इंटरनेट फ्रीडम को। तो यहाँ पे एक डेटा है कंपाइल किया गया है जो सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के द्वारा, दिल्ली बेस्ड ये डिजिटल राइट ग्रुप है। तो इन्होंने बोला कि इंटरनेट शटडाउन जो हुआ था लास्ट 3 इन 2012 टू 5 इन 2013, 6 2014 में 6 बार, 2015 में 14 बार एंड 31 टाइम 2016 में, एंड 106 टाइम इन 2019 एंड 132 बार 2020 में। ठीक है, जब मोदी इलेक्शन जीते 2014-17 से तो 79 इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं वेयर ड्यू टू द बीजेपी एंड इट्स अलाई एट द नेशनल। सो मेन जो शटडाउन किया जाता है वो पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर के बारे में मतलब बोलते हैं कि इस वजह से हम कर रहे हैं। और जब गवर्नमेंट ने अमेंड किया था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को 1885 का, तो इसमें स्पेसिफाई किया गया था कि दैट द लॉ नाउ अलाउड द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है, अब फिर 2019 का भी था जो कम्युनिकेशन जो था प्रोटेस्टेड का, सीएए जब आया था, है ना, तो यहाँ पे उस टाइम पे भी मतलब क्या हुआ था, इसको शट डाउन किया गया था। ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट जब हुआ था जनवरी में, अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे के टाइम पे, तभी भी इसको शट डाउन किया था। और ये एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को कर्व करना है बिटवीन प्रोटेस्टर एंड प्रिवेंटिंग देम फॉर डिसमेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कॉज ऑनलाइन। So this is to say the shutdowns are an excellent tool for a government that wants to suppress dissent. अब suppress decent क्या मतलब, उसमें से कुछ लोग decent होते हैं, बाकी तो बिल्कुल इन्फ्लिटेटर्स होते हैं, जो एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट चलता है उसको बिल्कुल वो कैसे बना देते हैं, बेकार बना देते हैं ना, वहाँ पे सारा डिसरप्शन देखने को मिलता है। तो ऐसे ही हमें सीए के टाइम पे भी देखने को मिला था, पीसफुल प्रोटेस्टर की जगह पे वहाँ कुछ आतंकवादी गतिविधि टाइप के लोग वहाँ पे इंक्लूड हो गए थे, है ना, जो पूरी तरीके से अलग ही वे में मतलब रेडिकलाइज कर देते हैं यूथ्स को और सबको। तो इस तरीके से अब वहाँ पे तो शट डाउन करना मतलब ज़रूरी है, पर यहाँ पे most notoriously is the aftermath of the abrogation of Article 317 of August 5th 2019. The government suspended internet access in Jammu and Kashmir, तो वहाँ पे भी कर लिया था, लेकिन कुछ जो लैंडलाइन सर्विसेज थी वो रिस्टोर भी की गई थी, लेकिन फिर भी जो 4G था उसको रिस्टोर नहीं किया गया था, केवल मोबाइल सर्विसेज थी। और सोशल मीडिया और हाई स्पीड इंटरनेट को ये बोला था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम नहीं कर रहे, और लिमिटेड 2G कनेक्टिविटी ही दी थी, है ना। तो यही सब है यहाँ पे बातें। फिर फ्रीडम हाउस की बात की गई है, जो यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट दैट कंडक्ट्स रिसर्च। तो यहाँ पे आपको कुछ अगर फैक्ट लेने हैं कि क्या क्या मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना, की वर्ड्स और की पॉइंट्स जैसे हैं कि जो इंडिया की जो फ्रीडम एक्सप्रेशन है वो सीवियरली डिक्लाइंड हुई है 3 स्टेट ईयर्स में कंसिस्टेंटली, पॉइंटिंग टू द इंटरनेट शटडाउन्स अलॉन्ग साइड द डिजिटल टारगेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट क्रिटिक्स। ठीक है, एंड जैसे पब्लिक ऑर्डर और 15 डेज, अभी फिर यही है कि जो न्यू डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया जो रूल आया है अभी, तो उसमें ये बोला गया है कि आपको ओरिजिनेटर के बारे में बताना होगा, 15 दिन के अंतर्गत आपको जो कंप्लेंट है उसके अगेंस्ट मतलब आपको प्रोवाइड करनी होगी कि क्या क्या आपने किया है, किस चीज़ को आपने टेकन डाउन किया है। और ये सारे जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो इसको भी दिसंबर 2019 में लाया था। तो दिस में इम्प्लाई द कलेक्शन ऑफ पर्सनल यूजर डाटा, जैसे आधार है ना, social media firms may take it increasingly necessary for viewers, opening the door to increasing control over user behavior। तो ये सब चीज़ें इससे हो सकती है। फिर एक और यहाँ पे है
फ्रीडम, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, ठीक है। तो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ये भी एक डिजिटल राइट्स नॉन प्रॉफिट है। इन्होंने भी बोला है न्यू रेगुलेशन एज बीइंग एंटी डेमोक्रेटिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इन्होंने कैरेक्टराइज किया है कि जो आईटी स्कोप है इसका एक्सपेंशन टू इंक्लूड न्यूज़ मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, तो ये एग्जीक्यूटिव अमेंडमेंट इसका होगा, एक तरीके से पार्लियामेंट एक्ट ये है। और इसको क्रिटिसाइज किया न्यू थिक्स कोड को भी, ठीक है, पर्टिकुलरली क्लॉज वार्निंग फॉर्म्स टू एक्सरसाइज ड्यू कॉशन डिसर्शन। तो यही सब बातें इस आर्टिकल में की गई हैं। यहाँ पे जो है मूवमेंट स्टिल अकरिंग इन चमोली स्टडी, तो स्टडी ऑफ गैफाज और द ग्लेशियर एंड परमाफ्रॉस्ट हैजार्ड इन माउंटेन्स, अ साइंटिफिक स्टैंडिंग ग्रुप है ये, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्रायोस्फेरिक साइंसेज एंड द इंटरनेशनल परमाफ्रॉस्ट एसोसिएशन। तो इन्होंने ये बोला है कि एक स्लोप फेलियर देखने को मिला है एंड एवलांचेस कैन बी क्रिटिकल फॉर पीपल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन स्ट्रीम, है ना, जो रिवर बेड के बिल्कुल क्लोज में है, तो वहाँ पे अभी कुछ हो सकता है। देन वाई major rock and ice avalanches detached itself at an elevation about 5,600 kilometer north facing slope north east of त्रिशूल पीक नंदा देवी माउंटेन में है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बस जो अलकनंदा रिवर सिस्टम है उसके बारे में एग्जाम परस्पेक्टिव से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे धौली गंगा है, तो धौली गंगा किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, अलकनंदा की, ठीक है। धौली गंगा अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। फिर 5 प्रयाग के बारे में आपको मेनली पता होना चाहिए उत्तराखंड के, जैसे विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, और कर्ण प्रयाग है, और रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। जैसे देव प्रयाग पे जो भागीरथी और अलकनंदा ज्वाइंट हो जाती हैं तो गंगा फॉर्म करती हैं। रुद्र प्रयाग पे मंदाकिनी ज्वाइन करती है। विष्णु प्रयाग जो है वहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा का मर्जर होता है ना। इस नंद प्रयाग मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग रिवर पिंडर, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी जो अलकनंदा धौली गंगा है तो वो वहाँ पे रैनी में वो किससे मिलती है, ऋषि गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। रैनी विलेज जहाँ पे ये एवलांचेस ये हुआ था, ग्लेशियल बस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये अनपैकिंग कोवैक्सीन डाटा, तो ये 2 वैक्सीन्स के बारे में मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है एंड प्रॉमिसिंग फाइंडिंग इसकी देखने को मिल रही है, क्योंकि एफिकेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी देखने को मिल रही है। भारत बायोटेक ने बोला है कि 81% इनकी इंटरिम एफिकेसी है कोवैक्सीन को लेके एंड इट्स अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एफिकेसी को बताया गया है कि क्या होती है एफिकेसी। एफिकेसी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच द शॉट प्रोटेक्ट्स पीपल अगेंस्ट अ वायरस और बेटर बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद द सिचुएशन इन विच दे वर नॉट वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो ये एक तरीके से एबिलिटी देखती है वैक्सीन की टू प्रोटेक्ट द इनएकुलेटेड पॉपुलेशन यूजिंग वेरियस पैरामीटर की, किस तरीके से मतलब क्या सीवियर सिम्टम्स फ्रॉम शोइंग इवन इफ़ यू हैव बीन इन्फेक्टेड। तो यहाँ पे कुछ कुछ डेटा दिया गया है, तो ये आप देख सकते हो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मतलब जो कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये ऑल्सो ये कोवोवैक्स को भी बनाएंगे, ठीक है। कोविड-19 वैक्सीन डेवलप की जा रही है किसके द्वारा, मैरीलैंड यूएस बेस्ड नोवावैक्स के द्वारा जनवरी। तो इससे एफिकेसी 89.3% यूके में एंड 60% साउथ अफ्रीका। फाइजर और बायो एनटेक जो है ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक की वजह से, एज यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है वो, इस वजह से यहाँ पे नहीं है। तो 90% इसको एफिकेसी इन्होंने शो की है। और स्पुतनिक 5 जो है कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय मॉस्को रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो इन्होंने भी अपनी एफिकेसी 91.6% शो की थी। हैदराबाद जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन्होंने भी अप्रोच किया था इंडियन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, और इन्होंने रिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी यूज़ किया था कि स्पुतनिक 5 का। तो इन्होंने भी इंटरिम जो डेटा दिया था उसमें भी अपने मतलब सेफ्टी और एबिलिटी बताई थी, है ना। और जॉनसन एंड जॉनसन है तो ये भी सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन पे वर्क कर रहे हैं जनवरी 29 में। इट्स शॉट एट हैड एन इंटरिम एफिकेसी ऑफ 72% इन द यूएस। तो अलग अलग डेटा दिया हुआ है। तो यही चीज़ बोला है कि कंपेयर कर सकते हैं इनकी एफिकेसी को। तो ये है कि इसमें डिसएग्रीमेंट है और नहीं कर सकते इस तरीके से कंपेयर, है ना। तो बाकी और कुछ नहीं। बाकी एज यू टेक द वैक्सीन सम डूज एंड डोंट, तो ये आप खुद से आप पढ़ सकते हो कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। मतलब आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, और या फिर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वैक्सीनेशन से पहले वो सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। रिलैक्स रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और ये वाले जो मतलब पेशेंट्स हैं तो उनको और ज़्यादा कॉशियसली रहना चाहिए। पीपल हु हैव रिसीव ब्लड प्लाज्मा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये सारी एक बार प्रिकॉशंस हैं तो ये सब आप देख लो, ठीक है। प्रिकॉशंस ही हैं ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें।
देन तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड। और ये कुछ क्वेश्चन के आप आंसर जरूर करें। सुगम्य भारत ऐप इज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन MTRC सिस्टम से रिलेटेड कि मुंबई हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव दिस सिस्टम एंड इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग ट्रेन एक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग डिलेज थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो कौन सा इसमें करेक्ट है? तो ये आपको ऑप्शन चूज करना है। देन AOS is the major tribe of which of the following state? Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya. So please answer this questions. Thank you.